नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बता दें कि बीजेपी के आरोपों का राहुल गांधी ने जवाब दिया है। मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलने दिया जाएगा। आज बता दें कि राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे सदन में बोलने दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लंदन से आज वो डायरेक्टली इंडिया आए और सदन में पहुंचे। सदन में पहुंचने के 1 मिनट बाद सदन को स्थगित कर दिया। वहीं अडानी मुद्दे पर पीएम डरे हुए हैं, ऐसा राहुल गांधी का बयान सामने आया है। पीएम कई सवालों के जवाब में बच रहे हैं। राहुल गांधी ने यह बयान दिया पीएम को लेकर, मैं सांसद हूं, संसद में जवाब मेरी जिम्मेदारी है। राहुल गांधी आज लगातार पीएम मोदी पर हमलावर दिखे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने रक्षा मुद्दे से लेकर अडानी मुद्दे तक पीएम मोदी को घसीटा है। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने अपने ऊपर आरोपों को लेकर कहा कि वह सदन में इसके लिए बोलना चाहते हैं। वो स्पीकर से इसके लिए समय मांगेंगे। हालांकि उनको ऐसा लगता है कि उन्हें समय नहीं दिया जाएगा, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से शिवम सोनी जुड़ गए हैं। शिवम, राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पे आरोप लगाए। रक्षा सौदा से लेकर पीएम का अडानी के साथ मित्रता को लेकर भी सवाल उठाए। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, तमाम सारे आरोप आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार पर, केंद्र सरकार पर, देश की जांच एजेंसियों पर लगाए हैं। दरअसल संसद के बजट सत्र का दूसरे चरण का आज चौथा दिन था और आज चौथे दिन भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे संसद में एंटर करने के ठीक 1 मिनट बाद लोकसभा स्थगित हो जाती है और उन्होंने कहा कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। मैं देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, गंभीर मुद्दों पर दिनकर अपनी बात रखना चाहता हूं, राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने कहा कि देश में लोकतंत्र अब खत्म होने की कगार पर है। दरअसल ये पूरा विवाद उपजा कहां से, मैं दर्शकों को ले जाना चाहूंगा फ्लैशबैक में। कुछ दिन पहले राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपना भाषण दे रहे थे। कैम्ब्रिज के जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं दिनकर, उनको संबोधित कर रहे थे। दरअसल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ही एलुमनाई है राहुल गांधी, तो इस नाते एक सीनियर होने के नाते, एक एलुमनाई होने के नाते वहां गए थे और उस दरमियान उन्होंने भारत को लेकर, नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई शिवम, बीजेपी के मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि विपक्ष है जो सदन चलने नहीं दे रही है। यानी वो सदन चलाना चाहते हैं लेकिन विपक्ष सदन चलने नहीं दे रही है। तो क्या राहुल गांधी का यह कहना कि हमें बोलने नहीं दिया जाएगा, इस पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अभी? देखिए, फिलहाल क्या है दिनकर की शुरुआत जब दूसरे चरण की हुई बजट सत्र की, तो हमने और आपने, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से सदन में हंगामा हुआ राहुल गांधी के बयान को लेकर। लगातार सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग पर अड़ी रही। उसके बाद जब बवाल हुआ तो जवाब में विपक्ष ने भी जेपीसी की मांग को लेकर मुद्दा उठाया और तमाम तरह से नारेबाजी की। तो ऐसा नहीं है कि सदन विपक्ष नहीं चलने दे रहा है, सदन सरकार नहीं चलने दे रही। सदन को लेकर दोनों ही जो महत्वपूर्ण दल हैं देश के, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों के अंदर, दोनों के बीच सदन के अंदर टकराव देखने को मिला है। राहुल गांधी से माफी मांगे जाने की मांग लगातार 4 दिन तक उठाई गई सदन में कि राहुल गांधी माफी मांगे, लेकिन बावजूद इसके इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। और जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो राहुल गांधी के दिए गए भाषण को जायज ठहराते हैं। लंदन के जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने दिया था, और लगातार अडानी मुद्दे पर, जेपीसी की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है। दिनकर, शिवम, एक सवाल यह भी है कि करीब 1 महीना बीतने को है, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट सामने आता है, अडानी के शेयरों की गिरावट सामने आती है, उसके बाद भी राहुल गांधी लंदन होकर आ गए। आज भी अडानी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस आगे जा रही है। क्या अडानी के मुद्दे को कांग्रेस 24 तक खींचेगी? क्या उनकी रणनीति है ये? एक तरफ कर्नाटक का चुनाव है, राहुल गांधी वहां प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं। देखिए, अडानी का जो मुद्दा है वो लगातार एक बर्निंग इशू बनता जा रहा है देश के अंदर दिनकर,
और कांग्रेस के लिए अडानी का मुद्दा भुनाना 2024 के लिहाज से मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये बार-बार दिनकर आरोप लगा रही है कि नरेंद्र मोदी सीधे परोक्ष रूप से अडानी को फायदा पहुंचा रहे हैं। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तब राज्य सरकार के द्वारा अडानी को फायदा पहुंचाया गया, और अब केंद्र में है नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो नरेंद्र मोदी लगातार सीधे तौर पर अडानी को फायदा हो रहा है। तमाम सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडर्स अडानी ग्रुप को मिलते जा रहे हैं। जो अडानी जो पहले 602 नंबर पर हुआ करते थे 2014 से पहले, वो अचानक 602 से तीसरे नंबर पर कैसे आ जाते हैं फोर्ब्स की लिस्ट में। हालांकि अभी भी अडानी ने काफी गेम चेंजर जो परिवर्तन किए हैं अपने व्यापार को लेकर, निवेशकों का पैसा लौटाने जैसी बात हुई, तो वो बहुत बहुत धन्यवाद शिवम हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए, अब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। तो आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद चार मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मगर पक्का नहीं मालूम। आइडिया यह है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे, उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया। और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की? ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ? तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और ये मेन बात है। मैं एमपी हूं, तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है, और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं। मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो एज एन एमपी वो हमारा प्लेटफॉर्म है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें में दिन व दिन इजाफा होता जा रहा है। सीबीआई ने फीडबैक यूनिट मामले में सिसोदिया समेत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सलाहकार गोपाल मोहन पर एफआईआर दर्ज की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ वो शराब घोटाला मामले में अभी कस्टडी में है, तो दूसरी तरफ जासूसी कांड में सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है।
हजारीबाग में बुधवार को भंडारी समूह पर इनकम टैक्स का सर्वे शुरू हुआ। अभियान फिलहाल भंडारी के 4 ठिकानों पर चलाया गया। बता दें कि भंडारी समूह के पास मुर्गी दाना, पशु चारा बनाने की कई फैक्ट्रियां हैं। इसके अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन कार्य भी है। साथ ही अन्य 1 दर्जन से अधिक कंपनियां भी हैं जिसके साथ इनका पूरा कारोबार चल रहा है। हजारीबाग के साथ साथ इनके व्यापार झारखंड, बिहार, बंगाल समेत कई राज्यों में फैले हुए हैं। वहीं आईटी के इस सर्वे छापेमारी से व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की दवाइयां नहीं मिल रही, तो वहीं दूसरी ओर देवरिया जिले में स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार दवाइयों को कूड़े में फेंक रहे हैं। मामला गौरी बाजार क्षेत्र से है, जहां सरकारी अस्पताल की दवाएं कूड़े में पड़ी हुई है। किसी ने इसकी तस्वीरें खींचकर सीएमओ डॉक्टर राजेश झा को भेज दिया, जिसके बाद आनन फानन में वहां डॉक्टरों की टीम जांच पड़ताल के लिए भेजी गई। वहीं मामले को लेकर सीएमओ ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहाँ के गौरी बाजार के MIC थे, उनको तुरंत भेजा गया, जिन्होंने वहाँ से उस दवाओं को इकट्ठा किया। उसमें कुछ एक्सपायरी दवाइयाँ थी और जिंक और आइवरमेक्टिन 2 दवाइयाँ ऐसी थी जो मतलब उपयोग में लाई जा सकती थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक यहाँ टीम बनाई है, जो कि एक वहाँ पर सोमनाथ अस्पताल है हमारा जिला नगरीय क्षेत्र में, तो वहाँ पर हमने भेजा है कि उनके स्टॉक वगैरह की जांच करके देख लें। अगर वहाँ से कोई और उसके नंबर से जो भी उसका नंबर है उसके कुछ मिल जाता है तो उसे देख एविडेंस इकट्ठा। अगली खबर बिजनौर से है, जहां सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूल के बच्चों से स्कूल की ईंटें ढोवाने का मामला सामने आया है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें, मामले पर VSA ने जांच के आदेश दे दिए। पूरा मामला किरतपुर ब्लॉक के मिर्जापुर उच्च प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां एक अनियंत्रित जीप ने बेकाबू होकर करीब 6 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद घटना से आक्रोशित लोगों ने चालक को पकड़कर उसको पीटा। वहीं घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया। स्थानीय लोगों के मुताबिक चालक गाड़ी को काफी स्पीड में चला रहा था। इस बीच उसने नियंत्रण खो दिया और बाजार में खड़े लोगों पर चढ़ा दिया। अगली खबर बदायूं से है, जहां बदायूं के ओरछी इस्लाम नगर रोड पर कोल्ड स्टोर का एक चैम्बर गिर गया, जिससे 15 से 20 मजदूर के दबने की आशंका जताई जा रही है। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीरें देख सकते हैं, आपको बदायूं की आपको खबर बता रहे हैं, जहां कोल्ड स्टोर का चैम्बर गिर गया, जिसमें 15 से 20 मजदूरों के दबने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य में जुट गई। बुलंदशहर में मकान में भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। मकान में आग लगने से जरूरत का सभी सामान जलकर राख हो गए। पूरा मामला खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के आवाद नगर इलाके का बताया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हो, तस्वीरें देखकर आप आकलन कर सकते हैं कितनी भयानक तस्वीरें हैं। घर में मौजूद सभी लोगों में हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी, ऐसा बताया जा रहा है। बात करते हैं फतेहपुर की, जहां गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक तस्कर के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे नाजुक हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर एक तस्कर मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मौके से भारी संख्या में गौवध के उपकरण, मोटरसाइकिल, तमंचों के साथ भारी संख्या में कारतूस और जिंदा गाय बरामद किए हैं। एसपी राजेश कुमार सिंह ने पुलिस टीम को इस कामयाबी के लिए 25,000 का नगद इनाम देने की घोषणा की है।
चौकसी करने वालों से थाना औंग और स्वाट टीम प्रथम की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश बहुत ही शातिर कबलू नाम का, जो कि जहानाबाद का रहने वाला है, के पैर में गोली लगी है और एक उसका साथी उस अंधेरे का लाभ उठा करके नदी की तरफ फरार हो गया है। हालांकि काउंटिंग चल रही है अभी भी। एक बाइक, तमंचा, ढेर सारे कारतूस और गौकसी करने के तमाम उपकरण बरामद हुए हैं। जनपद पुलिस की एक उपलब्धि है। इस पूरी टीम को हमारी तरफ से नगद 20,000 रुपया, 25,000 रुपया का नगद इनाम भी दिया जा रहा है और निश्चित तौर पे जो फरार है उसको भी हम अरेस्ट करेंगे और इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी करेंगे। चलते हैं हापुड़, जहां युवती की हत्या कर 100 जलाने का मामला सामने आया है। मामले में सगे भाई और चचेरे भाई पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई बेडशीट व बाइक बरामद की है। बता दें, प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। पूरा मामला हाफिजपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हापुड़ से खबर बता रहे हैं आपको, जहां युवती की हत्या कर शव का जलाने का मामला सामने आया है। मामले में सगे भाई और चचेरे भाई पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं बता दें कि ये प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मामले में हत्या में इस्तेमाल की गई बेडशीट और बाइक को बरामद कर लिया है। चौबीस के चुनाव में अब तकरीबन 1 साल का वक्त रह गया है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। और इसी को लेकर खबर है कि पीएम मोदी 24 मार्च को काशी दौरे पर जा सकते हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। पीएम का दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कहते हैं काशी खुद से नहीं जाया जाता, काशी खुद ब खुद बुलाती है और काशी पीएम को 2 बार बुला चुकी है। मतलब ये कि पीएम मोदी वाराणसी से 2 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं और ऐसे में 24 का चुनाव भी सर पर है। पीएम मोदी 24 मार्च को काशी आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हैं। खबर है कि अपने वाराणसी दौरे के दौरान पीएम मोदी काशी को करोड़ों की सौगात देंगे। वहीं काशी में पीएम मोदी के आने को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और तमाम अधिकारियों और मंत्रियों के दौरे भी हो रहे हैं। पीएम मोदी काशी को 1547 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दे सकते हैं, जिसमें 644 करोड़ की लागत से बने रोपवे का शिलान्यास, नमामि गंगे से प्रस्तावित भगवानपुर एसटीपी लागत 308.09 करोड़, सिगरा स्टेडियम के फेज 2 और 3 का शिलान्यास, HPCL बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास लागत 194.62 करोड़, पेयजल स्कीम लागत 186.72 करोड़, भरदरा PHC लागत 2.16 करोड़, LED बैकेट यूनिपोल लागत 3.50 करोड़, फ्लोटिंग जेटी व चेंजिंग रूम लागत 99 लाख। 24 मार्च 2023 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी में रोपवे का शिलान्यास करने जा रहे हैं और मैं समझती हूं कि यह पर्यटन और रोजगार दोनों की ही दृष्टि से बहुत ही अच्छा कदम है। आपने खुद देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार पिछले 6 वर्षों में पर्यटन इंडस्ट्री में बढ़ावा मिला है और उसके साथ साथ उसमें रोजगार भी बढ़ा है। लोगों को, स्थानीय लोगों को काफ़ी सारा काम भी मिला है और इस प्रकार हम बाहर जो पर्यटन में या फिर जो भी हम अपने जो धार्मिक स्थल हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, उस पर यदि हम नई चीज़ें लाते हैं, नए जैसे बलून सेवा शुरू हुई है हमारे बनारस में, या फिर हम जो रोपवे सेवा ला रहे हैं, उससे बाहर के पर्यटक जो हैं वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं। यानी इन तमाम सौगातों के जरिए बीजेपी अपनी हारी हुई सीटों पर जीत की दावेदारी मजबूत करना चाहती है। बीजेपी का फोकस 2024 और 2019 में अपनी हारी हुई सीटों पर जीत को सुनिश्चित करना है, क्योंकि राजनीति के जानकार तो कुछ ऐसा ही मानते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने पीएम मोदी के दौरे पर निशाना साधा है।
लोकसभा चुनाव के समय जब मोदी जी काशी आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, और उन्होंने कहा था कि हम काशी को क्योटो बना देंगे, और माँ गंगा के नाम पे उन्होंने चुनाव लड़ा और माँ गंगा को भी उन्होंने धोखा देने का काम किया। इसका उदाहरण है दिनांक 22 सितंबर 2022 को गंगा सफाई अभियान पर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की गंभीर टिप्पणी ये थी कि यह मिशन केवल पैसा बांटने की मशीन रह गया है, इसकी न तो निगरानी है और न ही जमीन पर कोई काम दिख रहा है। इस अभियान द्वारा कराया जाने वाला काम केवल आंखों को धोखा देने वाला है। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को 16 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। ये सीटें थी बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, खोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना थी। 2019 में रामपुर सीट पर सपा के आजम खान और आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी। इन दोनों सीटों पर सपा का वर्चस्व माना जाता था, लेकिन 2022 में उपचुनाव में ये दोनों सीटें बीजेपी के खाते से चली गईं। हालांकि मैनपुरी उपचुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव परिवार की विरासत को बचाने में कामयाब रहीं और सपा जीत गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो प्रधानमंत्री मोदी 24 मार्च को काशी जा सकते हैं। बता दें कि 24 मार्च को पीएम वहां कई करोड़ों की सौगात दे सकते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 24 की एक तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अडानी को लेकर न सिर्फ पीएम मोदी पर निशाना साधा बल्कि मोदी कैबिनेट के मंत्रियों पर भी कटाक्ष किया। सुने क्या कुछ बोला पवन खेड़ा ने। कुछ दिनों पहले यहीं संसद के भीतर प्रधानमंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी। हम सब गलतफहमी से यह मान गए कि प्रधानमंत्री अपने लिए कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि एक आदमी सब पर भारी होगी। हमने सोचा वो अपने लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री अपने लिए ही ज्यादा बात करते हैं, आई मी माई सेल्फ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो टिप्पणी उन्होंने अपने लिए नहीं की थी, रिंग मास्टर गोगो के लिए की थी। कौन है ये रिंग मास्टर गोगो? रिंग मास्टर गोगो उनके दोस्त हैं गौतम अडानी। ये टिप्पणी गौतम अडानी के लिए की थी। वो एक आदमी, वो एक दोस्त पूरे हिंदुस्तान पर भारी हो गया, हिंदुस्तान की कैबिनेट पर भारी हो गया, हिंदुस्तान की संसद पर भारी हो गया। और वैसे हम उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं गौतम अडानी जी को। गौतम अडानी जी की वजह से देश के नौजवानों को रोजगार मिला या नहीं मिला वो तो आप जानते हो। इस देश के कैबिनेट को जरूर रोजगार मिल गया, हर मंत्री को बोलने का मौका मिल गया। नहीं तो फीते भी प्रधानमंत्री काटते थे, श्रेय भी हर चीज का प्रधानमंत्री लेते थे। अब धन्यवाद हो गौतम अडानी जी का कि मंत्रियों को बोलने का मौका मिल रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।